विश्लेषण बांग्लादेश के बारे में है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के अच्छे दिन लौट आए हैं। और ये अच्छे दिन वही मोहम्मद यूनुस लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया शांति दूत मानती है और जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है और कहा है कि अब जमात के नेता सक्रिय रूप से बांग्लादेश की राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। जमाते इस्लामी वही कट्टरपंथी संगठन है जो बांग्लादेश में न जाने कितने हिंदुओं की हत्याएं करवा चुका है। हाल ही में बांग्लादेश में जितने भी हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, उनके पीछे भी इसी संगठन के हाथ होने का आरोप है। और यह वही संगठन है जिसके विचार अल कायदा और ISIS जैसे हैं और जो बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की बात कहता है। और इसी वजह से वर्ष 2013 में ढाका हाईकोर्ट ने इस संगठन के चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और इस संगठन के कई सदस्यों को युद्ध अपराधों के लिए फांसी और उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन इसके बावजूद आज शांति दूत मोहम्मद यूनुस ने इन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया और जमाते इस्लामी के बांग्लादेश में अच्छे दिन फिर से आ गए। और जमाते इस्लामी की स्थापना अविभाजित भारत में वर्ष 1941 में हुई थी। यह संगठन भारत के विभाजन के खिलाफ था और इसका मानना था कि इस पूरे उपमहाद्वीप में एक इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए और भारत में भी खुदा की सल्तनत स्थापित होनी चाहिए। लेकिन जब अविभाजित भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना और इसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया, तो फिर यह संगठन भारत से पाकिस्तान में चला गया। वर्ष 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी जब बांग्लादेश बना, तब भी इस संगठन के इस्लामिक कट्टरपंथी इस बंटवारे के बहुत खिलाफ थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के मुसलमान एकजुट होकर रहें और वहां खुदा की सल्तनत स्थापित रहे। यानी ये जो कट्टरपंथी संगठन है, ये बांग्लादेश के निर्माण का भी विरोधी था और ये कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान जो था पहले, ये पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बन जाए। ये कभी नहीं चाहता था और इसीलिए ये भुट्टो के खिलाफ थे। लेकिन इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और इस संगठन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में लाखों लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध किए। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में 30 लाख लोगों की हत्याएं करवाई और 2 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू महिलाएं भी शामिल थीं। और इन युद्ध अपराधों के लिए जमाते इस्लामी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। कई दशकों के बाद वर्ष 2013 में इस संगठन के कई सदस्यों को फांसी और उम्र कैद की सजा हुई। और बड़ी बात यह है कि उस समय सजा देने वाले मुसलमान थे, लेकिन इसके बावजूद जमाते इस्लामी के इसके विरोध में 1,500 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर जला दिए थे, जबकि उन्हें सजा देने वाले भी मुसलमान ही थे, इन्हीं के अपने देश के लोग थे। और 50 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। और खुद बांग्लादेश की अलग अलग रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार इसी जमाते इस्लामी ने किए। लेकिन इसके बावजूद आज मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है, बल्कि वो अब जेल में बंद कुख्यात आतंकवादियों को भी रिहा कर रही है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आतंकवादी मोहम्मद जशीमुद्दीन रहमानी का है। यह आतंकवादी अल कायदा के एक आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ था, जो भारत में जिहादियों का एक स्लीपर सेल बना रहा था और इसने असम और दूसरे राज्यों में आतंकवादी हमले भी कराए। और भारत में इस संगठन पर अब भी प्रतिबंध है, लेकिन अब बांग्लादेश में इसके चीफ को मोहम्मद यूनुस की सरकार के बनते ही जेल से रिहा कर दिया गया है। यानी जो भारत का इतना बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत में इतने आतंकवादी हमले करवाए, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, जिसके संगठन पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, उस आतंकवादी को बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया है। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इन फैसलों के लिए मोहम्मद यूनुस से उनका नोबेल शांति पुरस्कार वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? और क्या ये इस दुनिया के शांति प्रिय लोगों के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है कि जिस व्यक्ति को शांति दूत माना गया, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वही व्यक्ति आम जनता को का खून बहाने वाले आतंकवादियों और कट्टरपंथियों पर इतना मेहरबान हो रहा है?
और आज इससे सवाल भी उठता है कि आखिर इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन किस आधार पर होता है। आज हमने थोड़ी सी रिसर्च की। अगर हम ये नियम देखें तो उनके मुताबिक जिन लोगों ने दुनिया में शांति स्थापित करने, समानता लाने और एक सुरक्षित दुनिया बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है, उन्हें यह शांति पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जब हम इस पुरस्कार के विजेताओं की सूची को देखते हैं तो पता चलता है कि यह पुरस्कार ज्यादातर मौकों पर उन लोगों को दिए गए जिनसे अमेरिका और पश्चिमी देशों को फायदा था। जैसे अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, और पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की ही एक महिला को दिया गया जो ईरान की मौजूदा सरकार का विरोध कर रही है और इसके कारण ईरान की जेल में बंद है। यानी ईरान में जो विद्रोह कर रहा है उसे यह शांति पुरस्कार मिला। इसी तरह बेलारूस रशिया का समर्थन करता है और इसलिए आरोप लगते हैं कि वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को मिला जो राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन करने वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और इसके लिए वो जेल में बंद है। इससे पहले वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार 2 पत्रकारों को मिला था, जिनमें एक पत्रकार रशिया का था जिसने राष्ट्रपति पुतिन का पुरजोर विरोध किया था और दूसरी पत्रकार फिलीपींस की थी। और इत्तेफाक से इस महिला पत्रकार को भी यह पुरस्कार तब मिला जब अमेरिका के फिलीपींस से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे और यह महिला उस समय फिलीपींस की सरकार के खिलाफ काम कर रही थी। यानी अगर कोई पत्रकार या कोई नेता अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम करता है, अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है और उनका यह काम पश्चिमी देशों को सूट करता है, तो ऐसे लोगों को चुनकर कई बार नोबेल शांति पुरस्कार या दूसरे बड़े बड़े पुरस्कार दे दिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन बस ये है कि आपको अपनी सरकार का विद्रोह के खिलाफ विद्रोह करना होगा और तब यह पुरस्कार आपको मिलेगी। हम ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट कर दें कि ये पुरस्कार बिके हुए हैं, ये हमारा कहने का कोई अर्थ नहीं है, या इन पुरस्कारों में हर पुरस्कार में ही कोई मिलावट है। लेकिन ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि पुरस्कार ऐसे ही लोगों को क्यों मिलते हैं जो पश्चिमी देशों के लिए उनके हितों में मददगार होते हुए दिखाई देते हैं।